आ जाइए अब आगे देख लेते हैं। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक ने, देखिए अब होता क्या है यहाँ पे कि ये तो हो गया, जौना खान जीत करके आया क्या, तेलंगाना। जब तेलंगाना जीत करके आया तो उसकी बेगम ने, गयासुद्दीन तुगलक की बेगम ने कहा कि अरे जौना खान बताइए, आप तेलंगाना जीत गया और आप बताइए बिस्तर में पड़े पड़े बैठे हुए हैं बढ़िया, कोई काम वाम है नहीं आपके पास, ताना वाना मारा होगा बीवी ने। तो अब बेचारा बुखला गया। बुखलाने के बाद कहा कि ऐसा है कि यार देखो जौना खान, एक बात बताओ यार, कि ये जो बंगाल वाला एरिया है यहाँ के लोग बड़ा खुश खुश रहते हैं यार, यहाँ पैसा वैसा ज्यादा है क्या। जौना खान बोला हाँ महाराज, पैसा वैसा तो ज्यादा होगा तभी एकदम एकदम आराम से रहते हैं, खुश, कोई भी दिक्कत नहीं, ना किसी को परेशान करते हैं ना तो खुद परेशान रहते हैं, एकदम खुश खुश रहते हैं। देखते नहीं हो किसी किसी के घर में अगर आपका पड़ोसी है अगर बहुत ज्यादा खुश है तो क्या करते हो, आपके मन में आता हो कहाँ से कहीं से लॉटरी वॉटरी लग गई क्या, या तो जमीन के अंदर सोना वोना चांदी वगैरह नहीं मिल गया। ये एकदम शांति के साथ बैठा हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, बताओ पैसे के लिए कोई परेशान नहीं हो रहा है, नौकरी चाकरी भी नहीं कर रहे हैं, बताओ यार कहीं लग तो नहीं गई लॉटरी। तो यही चीज सोच करके कौन, गयासुद्दीन तुगलक सोचा कि बंगाल वाले तो बड़ा खुश खुश दिख रहे हैं, चलो चलते हैं आक्रमण कर देते हैं बंगाल के ऊपर। अब देखो भाई, बंगाल के ऊपर जब गयासुद्दीन तुगलक खुद जा चुका है, इस बार जौना खां को नहीं भेजा, बीवी की बात मान करके खुद ही चला गया इस बार। इस बार जब गया बंगाल, तो बंगाल जाता है और बंगाल के ऊपर आक्रमण करता है, और ये लूटपाट के इरादे से गया था भाई कि कुछ मिल जाएगा पैसा वैसा तो हमारा काम चल जाएगा। अब राजा है यार, राजा को पैसा चाहिए, अपने राज्य को विस्तृत करने के लिए पैसे चाहिए और उस जगह को एरिया चाहिए, है ना। तो ये आक्रमण किया और कुछ नहीं पाया, 1 रुपया नहीं पाया। 1 रुपया का मतलब उनके टाइम पे कहते हैं कि पैसा ही नहीं पाया ये बंदा। अब इस चीज से गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो एक टाइम पे मैंने आपको बताया था ना कि दान में दी गई जमीन, कुछ दान में दिए थे जमीन, है ना। तो दान में जमीन जो दिया था खिलजी वंश के, और पहले से ही जो दान में जमीन दी गई थी, खिलजी वंश वाले तो ले लिए थे, उसके पहले जो गुलाम वंश की जो जमीनें दी गई थी, गुलाम वंश के टाइम पे जो जमीनें दी गई थी, उस जमीन को ये मांगने चला गया और बोलता है कि एक काम करो, सबसे तो ले लिया था खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो था तो सबसे ले लिया था, लेकिन जब वो गया किसके पास, औलिया के पास जाता है, निजामुद्दीन औलिया। ये एक ऐसा व्यक्ति था, इसके पास खिलजी तक नहीं गया, अलाउद्दीन खिलजी नहीं गया मांगने के लिए, ठीक है। लेकिन ये क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी गया था इसके पास मांगने गया, लेकिन ये दिया नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी जब मांगने गया था तो इसने क्या बोला कि भैया सर हमारे घर में 10 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजे से तुम घुसोगे मुझसे पैसा मांगने तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। तो ये चीज इसको बुरा लग गई भाई। अब ये जो गयासुद्दीन तुगलक था ये सुना था पहले के टाइम का कि भाई खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी मांगने गया था लेकिन नहीं मिली थी। ये बोला कि जब दिल्ली से, बंगाल से वापस आ ही रहा हूं तो दिल्ली में, है ना, निजामुद्दीन औलिया से थोड़ा सा बोल दो पहले से जा करके, कुछ सिपाहियों से बोला कि तुम एक काम करो, निजामुद्दीन औलिया को मेरा संदेश भेजो कि सरकार दिल्ली आ रहे हैं, हुजूर दिल्ली आ रहे हैं, मेरे आने से पहले, मतलब गयासुद्दीन के आने से पहले, मैं गयासुद्दीन मान लो हूं, तो मेरे आने से पहले तुम हिसाब रखना एकदम तैयार, ठीक है, तैयार रखना, वो जो दान में दी गई जमीन उसका हिसाब किताब रखना बराबर, मैं, मुझे वो जमीन चाहिए। एक सिपाही निकल गया आगे, गया उसके पास। अब जो आदमी अलाउद्दीन खिलजी इतना खतरनाक था उसको जमीन न दिया हो तो इसको दे देगा, गयासुद्दीन तुगलक को दे देगा। वो बोला कि ऐसा है कि जा करके महाराज जी से बोल देना, महाराज से बोल देना कि हुजूर दिल्ली बहुत दूर है, हुजूर दिल्ली बहुत दूर है, आइए देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है ना। ये चीज कौन बोला, निजामुद्दीन औलिया बोला था। ये बात आपको याद रखना क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दिल्ली अभी दूर है, ये ऐसा किसने बोला था, तो किसने बोला था, निजामुद्दीन औलिया ने बोला था, ये बात याद रखना, ठीक। और क्यों बोला था, अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे क्यों बोला था, क्योंकि उसने भूमि मांग ली उससे, और जब भूमि मांग ली तो उसने बोला कि भैया तुम एक काम करना, पहले दिल्ली आओ तो
दिल्ली तो भी दूर है साहब। ऐसे नहीं बोलते कि मान लो कोई असंभव सा काम हो और अगर नहीं हो रहा हो, फिर भी अगर कोई बोलता है मैं कर लूंगा, तो कह देते नहीं कि भैया दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो यही हाल इसका भी था, है ना। आगे देखिए, निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली अभी दूर है सरकार, ऐसा उसने बोला था। इसके बाद इसने क्या किया कि चलो ठीक है, जब तक मेरा सिपाही गया है तब तक थोड़ा सा मैं विश्राम कर लेता हूँ। विश्राम करने के लिए कहाँ पे आया ये बंदा? आता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अफगानपुर में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अफगानपुर में गयासुद्दीन क्या करता है? आराम करने के लिए। एक यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, किसने बोला कि एक तंबू उम्बू लगाओ, मैं आराम करना चाहता हूं? कौन बोला? गयासुद्दीन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा, सर एक बात बताइए, आप राजा होकर के बताइए तंबू में रहेंगे? मेरे रहते हुए ऐसा संभव नहीं है। ऐसा करो कि आज आप 10 मिनट बैठिए यहीं पे, मैं 10 मिनट के अंदर अंदर क्या करता हूं, लकड़ी का एक महल बनवाता हूं आपके लिए। किसने बोला ये? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है? लकड़ी का महल वहल बनवाता है बढ़िया, और महाराज को, मतलब अपने गयासुद्दीन तुगलक को, उसको ले जाता है और क्या कहता है कि आप यहाँ पे आराम करिए, अब कोई दिक्कत नहीं, अब बढ़िया से आप आराम कर सकते हैं, हम लोग बाहर तंबू में जाकर के रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, वो जो लकड़ी का महल बना था, वो लकड़ी का महल गिर जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, लकड़ी का महल गिर जाता है, और लकड़ी के महल गिरने से क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे हम ये सोचें कि जौना खान, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, उसने मरवा दिया, साजिश थी ये कि लकड़ी का महल बना करके मार दिया जाए, या फिर ये जो निजामुद्दीन औलिया नाम का व्यक्ति था, जो फकीर टाइप का था, मतलब कह सकते हैं ऐसा कि ये पूजा वगैरह में ध्यान देता था, पूजा वूजा जो होती है, मुस्लिमों की पूजा जो होती है, उस पर ध्यान दिया था। या तो इसकी बद्दुआ लग गई, दो में से किसी की तो बद्दुआ लग गई, या फिर साजिश के तहत उसको मार दिया गया, ये अभी कंफर्म मैं नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपका गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, ठीक लौट नहीं पाया। सच में इसके लिए दिल्ली दूर होगी, दिल्ली नहीं पहुंच पाया बंदा। निजामुद्दीन औलिया से लेने जाना था हिसाब, लेकिन इसी का हिसाब किताब हो गया यहाँ पे लकड़ी के महल में दबने से। अब आ जाइए आगे, अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या आता है, मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात कौन बन जाता है राजा? मोहम्मद बिन तुगलक। अब जब मोहम्मद बिन तुगलक बना, तो हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सबसे अगर हम बड़ी बात कहें, ठीक है, सल्तनत काल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यही व्यक्ति था। यह सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक था। इससे पहले जो थे वो पढ़े लिखे तो थे, लेकिन कम पढ़े लिखे हुए थे। ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ था। अब इसकी थोड़ा सा खासियत तो जान लीजिए, इसको 23 भाषाओं की महारत हासिल थी। जिसे 23 भाषाएं आती थी, ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसके साथ ही इसको गणित भी आती थी। क्या आती थी? गणित भी आती थी। गणित के साथ साथ खगोल का तो ज्ञाता था, इसको खगोल के बारे में भी जानकारी थी। खगोल के बारे में भी जानकारी थी इस बंदे को। इसके अलावा क्या था इसके पास? आपने देखा कि 23 भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था, गणित भी अच्छी थी, ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान था इस बंदे को। आप देख रहे होंगे कितना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति था, है ना। आ जाइए अब आगे देख लेते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता है। अब आप देख पा रहे होंगे राहुल गांधी की हालत, ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। अरे वो तो सांसद का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी गड़बड़ की बात है।
मतलब उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे गड़बड़ करता है ये पढ़ा लिखा हुआ वाला काम। आगे देखिए अभी, इसके समय में सल्तनत काल का, ठीक है ना, विकास इतना तेजी से हो रहा था, विकास बहुत तेजी से हो रहा था, मतलब आगे का क्षेत्र जीतता जा रहा था, लेकिन पीछे वाले क्षेत्र छोड़ छोड़ के जा भी रहे थे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, विकास बहुत तेजी से हुआ और बिखराव भी उसी तेजी से हुआ। ठीक है ना, बिखराव भी उसी तेजी से हुआ। अब आगे देखिए, 29 प्रांतों में साम्राज्य इसका बटा हुआ था। मामूली बात, मजाक की बात थोड़ी है, 29 प्रांतों में बटा हुआ था इसका साम्राज्य भाई। ठीक है, अब देखिए इसने, इतना आप जान गए इसके बारे में। अब इसने कुछ सोचा कि एक आज कुछ तूफानी करते हैं, मतलब माउंटेन ड्यू पकड़ा एक हाथ में और पिया। इसके बाद बोला कि अब मैं कुछ फैसले लूंगा। ठीक है, कुछ अब मैं फैसले लेने वाला हूं। बोले ठीक है महाराज, लीजिए फैसला, कोई दिक्कत नहीं। पहला फैसला इस बंदे ने क्या लिया, दो आप पर कर बढ़ा दिया। कर तो लिया जा रहा था दो आप पर, लेकिन कर को इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा दो आप होता क्या है, जहां पे दो नदियां, ठीक है ना, मान लीजिए एक कोई यहां से एक नदी आई और यहां से भी कोई एक नदी आई, ठीक है, जहां दो नदियां मिली, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दो आप बोलते हैं। अब इसके अगल बगल आप देख पा रहे होंगे यहाँ के क्षेत्रों में, यहाँ वाले क्षेत्रों में आप देख पाएंगे खेती अच्छी होगी। क्यों होगी, क्योंकि पानी का कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी इनको। तो पानी अगर टाइम पे मिलेगा हमें तो हमारी खेती भी अच्छी होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे कर इसने सोचा कि बढ़ा देते हैं। अब आपको लगेगा ठीक तो किया कर बढ़ा करके, लेकिन इसने गलत टाइम पे कर बढ़ा दिया। अब गलत टाइम पे कैसे कर बढ़ा दिया, अब आपके मन में आ रहा होगा कि गलत टाइम पे कैसे बढ़ा दिया सर, सही टाइम क्या होता है। जब इसने कर बढ़ाया तो यहां क्या हुआ, बाढ़ और आ गई, यहां पे क्या हुआ, सारी फसलें बर्बाद हो गई। इससे इसको टेंशन होगी भाई, अब कर वहां के लोग कर इसको देंगे कैसे, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बड़ी समस्या आ गई भाई, अब कैसे देंगे कर, है ना। तो इसने, सभी लोग विद्रोह करने पे आ गए कि भाई ऐसा है कि ये जो शासक है ये अच्छा आदमी नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक बेकार आदमी है, हमें परेशान करता है, जबरदस्ती कर लेता है, देख रहा है यहाँ पे पूरा फसल हमारी खराब हो गई है, फिर भी ये मेरे से मांग रहा है, एक के बाद एक कर बढ़ाता ही जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे क्या होता है कि कहता है कि ठीक है भाई मैं नहीं लूंगा, माफ कर दो साहब, विद्रोह मत करो, विद्रोह को रोको। रोकने के लिए, रोकथाम के लिए इसने क्या कर दिया, दीवाने अमीर को ही इस विभाग की स्थापना कर दी। स्थापना किया, इसने बोला कि ऐसा है कि इन लोगों को ऋण दो, पहला काम करो कि ऋण वगैरह इनको प्रोवाइड करवाओ ताकि ये क्या करे, फसल वसल अच्छे से उगा सके। दूसरा जो कर है इनका ठीक ठाक कर दो, पहले जैसा ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब गया था उल्टा पैसा लेने, अब उल्टा दे करके आना पड़ रहा है। देख लो कितना मजबूरी है, क्या है ये, मतलब दे लेने गया था लेकिन उल्टा दे करके आ रहा है। अब ऐसा है कि आप किसी को कर्जा मान लो दे दो, इसके बाद उसके घर जाओ, पता चला कि उसके किसी खास आदमी का, मान लो उसी का पैर टूटा हुआ है। अब बोला भाई पैसा तो तुम लेने आए हो लेकिन मेरा खुद का पैर टूटा हुआ है, उल्टा दे करके चले जाओगे, कह दोगे कि ले भाई तू अपना दवा करवा ले। वही इसके साथ हाल हो गया। ठीक है, फिर इसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, एक गलत निर्णय हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं दूसरा निर्णय लेने जा रहा हूं। अब यहां वाली जनता डर गई भाई कि पता नहीं क्या निर्णय ले लेगा। अब इसने कहा कि ऐसा है कि पहले जो चांदी के सिक्का चल रहे थे उसको कन्वर्ट करो तांबे के सिक्के में। वो जो चांदी है तो हमारी चांदी वेस्ट जा रही है, एक काम करो कि तांबे के सिक्के में कन्वर्ट कर दो सबको। ठीक है, तो इसने क्या किया, रातों रात मान लो कह दिया कि भाइयों बहनों 15 तारीख से आपका जो सिक्का है चांदी का वो बंद हो जाएगा और उसके बदले में तांबे के सिक्के चलेंगे। बोला ठीक है, ये भी हुआ। अब यहां पे क्या हुआ,
जो तांबे के सिक्के थे उसमें कोई विशेष प्रकार की मोहर वोहर लगाया नहीं कि विशेष एकदम विशेष प्रकार की कोई बना ही ना पाए। ठीक है, तो जो वहाँ की जनता थी उसने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, तांबे के ही तो है, एक काम करो कि भाई एक तांबे का चद्दर ले आओ। चद्दर क्या, जरूरत क्या है, मेरे घर में तांबे की क्या है, थाली है, उसी को काट के हम सिक्का बना लेंगे। जितने घर में बर्तन वर्तन थे सबको काट पीट करके सिक्का बनाना शुरू हो गए वहां के लोग। अब इस सर पटक लिया, बोला अरे यार अगर मैं करने जाता हूं कर्म हो जाता है कांड। तो परेशान हो गया बंदा। एक है मतलब सोचिए आप कि जो कर रहा है पहला वाला निर्णय लिया वो भी गलत हो गया, उसी टाइम पे मान लो सारा वो हो गया, फसल बर्बाद हो गई। अच्छा दूसरे बार निर्णय लिया कि चांदी का सिक्का बंद करो, तांबे का सिक्का चलाओ, तो चांदी होती जमा कर लिया अपना, तांबा का सिक्का इतना ज्यादा बाजार में आ गया जितना तो वो छापा नहीं था। अब ये सोचो आप कि अब घर घर में अगर नोट बनने लगे हर घर में तो कितनी नोट आ जाएगी, उतना तो सामान भी नहीं होगा हमारे देश में, है ना। तो इसी तरह उसके राज्य में भी हो गया कि भाई जितना तो उसके पास सामान नहीं था उससे ज्यादा ये लोग सिक्का बना लिए। अब घर में सिक्का बनाए, थाली था, बर्तन था, जो भी था, मतलब कटोरा वटोरा सबका पीट पाट के एकदम बना के रख दिए। बोले कि अब मेरा सिक्का चलेगा। इसने क्या किया कि एक काम करो सब लोग आज से ये सिक्का बंद करो, ये सिक्का आज से फिर बंद करो। इसने फिर आया रात को 8 बजे, कहता भाइयों बहनों आज से क्या, आज से 2 दिन बाद आपका सिक्का बंद हो जाएगा तांबे का। जिसके पास भी सिक्का पड़ा है तो एक काम करो कि सारा सिक्का जमा करवा के चांदी का सिक्का लेके जाओ। तो भाई जितना सिक्का पड़ा था, और रात में ओवर टाइम करके लोग और रात भर ओवर टाइम किए और क्या किए, सिक्का और बना डाले और ले जा करके जमा करके उसके बदले में चांदी का सिक्का लेके चले आए। तो इसका दूसरा निर्णय भी गलत निकल गया। अब आ जाइए देख लेते हैं कि अब कौन सा इसने कर्म किया जो कांड में परिवर्तित हो गया। ठीक है, देखिए इसने सबसे पहले अब क्या किया, इसने मंगोलों के डर के कारण, मंगोलों के आक्रमण पहले बहुत हुआ करते थे, उसके डर के कारण इसने क्या किया, दिल्ली से राजधानी को परिवर्तित करके कहां ले गया, देवगिरी लेकर के चला गया। ये बंदा डर के कारण। अब देखिए देवगिरी जो है, ठीक है, राजस्थान की तरफ पड़ती है। अब क्या होता है कि एकदम गर्मी थी, बिकट एकदम विकराल गर्मी पड़ रही थी। विकराल गर्मी में इसने बोला कि ऐसा है देशवासियों की जगह में इसने बोला साम्राज्यवासियों कि कल हम लोग यहां से पलायन करेंगे और चलेंगे कहां, देवगिरी की ओर। देवगिरी की ओर हम चलेंगे। तो सबने पूछा क्यों महाराज, क्योंकि हम ऐसा सोच रहे थे कि राजधानी दिल्ली देख देख के बहुत वो हो गया, एकदम उबिया गया हूँ, परेशान हो गया हूँ दिल्ली देख देख कर। एक काम करते हैं यार, कब तक दिल्ली में बैठे रहेंगे, देवगिरी घूम के आते हैं, वहां राजधानी ले चलेंगे। बोले ठीक है महाराज जी, जैसा आपको ठीक लगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। पूरी जनता उनता लेकर के चल दिया देवगिरी की ओर। देवगिरी पहुंचने से पहले भूखे प्यासे लोग मरने लगे, और जब मरने लगे तो इसने बोला कि ऐसा है कि एक काम करो सब लोग फिर से बैक टू द पवेलियन, फिर से हम लोग चलते हैं वहीं जहां से आए थे वहीं चलते हैं, क्योंकि यार तुम लोग, मैं देख रहा हूं कि तुम लोग चल नहीं पा रहे हो, देवगिरी कैसे पहुंचोगे। एक काम करते हैं तुम लोग सब चलो वापस। फिर से दोबारा ये लेकर के अपनी जनता को कहां पहुंच जाता है, दिल्ली। ये राजधानी बनना क्या हो गया, ये वाला जो अभियान था इसका असफल हो गया। क्या हो गया, असफल, सफल नहीं रहा, असफल हो गया, असफल रहा। ठीक, ये इसका असफल रहा, नहीं हो पाया, पहुंच ही नहीं पाए, वापस पहले ही आ गए, है ना। फिर इसने क्या किया कि इसने कहा कि ईरान पर हम लोग आक्रमण करेंगे। ठीक है, ईरान पर हम आक्रमण करेंगे, सभी सेनाएं तैयार हो जाएं। एक काम करो 3 लाख की कम से कम फौज रखो, अपने सेनापति से बोल दिया। और सेनापति एकदम चढ़ गए कि महाराज कह रहे हैं एकदम सही है, 3 लाख की हम सेना की जगह में 4 लाख रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने क्या किया, 3 लाख की सेना तैयार की और बोल दिया कि काम करो
कि हम आक्रमण कभी भी कर सकते हैं, एकदम तैयार रहें। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इनको वेतन भी हम 1 साल की पहले से दे देंगे। मतलब आप सोच रहे हो कि आक्रमण करना है, कब करना है ये नहीं पता, लेकिन जो काम करने वाले हैं उन सबको 1 साल की पहले से 3 लाख लोगों को वेतन दे रहा है 1 साल पहले से, 1 साल तक की वो वेतन दे दिया। अब सोच सकते हो कितना होशियार आदमी था, कितना ज्यादा पढ़ा लिखा वो व्यक्ति था, मतलब ऊंची सोच रहा था बंदा। इसके बाद क्या हुआ, आगे चला, कारोबार बढ़ा, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, उधर से जो सैनिक थे उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, सैनिक के गर्लफ्रेंड का, बाबू। बोला हेलो, हाँ उधर से आवाज आई, हाँ बाबू यार तुम बोले थे कि 1-2 महीने में आ जाएंगे, जो तुमने पैसा भेजा तो वो भी ठीक है, मैं पैसा ले ली हूँ, आईफोन भी खरीद ली हूँ, वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम आओगे कब यार, मिलने का बहुत मन कर रहा है, याद आ रही है तुम्हारी बाबू। उधर से जवाब आया कि अरे क्या बताएंगे, महाराज जी के चक्कर, महाराज के चक्कर में पड़ा हूं, जो हमारे राजा हैं वो आक्रमण कर नहीं रहे हैं, आक्रमण जब कर देंगे तो हम आ जाएंगे। तो उधर से आवाज आई, ठीक है जाओ तुम रहो आराम से, मैं कोई और देख लेती हूँ। फोन कट गया, बेचारा टेंशन में आ गया, सारे सैनिकों ने टेंशन में है। 2 महीने बीते, 4 महीने बीते, 8 महीने बीते, ठीक कब तक परेशान होंगे सेना। बोले ऐसा है कि आक्रमण करेंगे कि नहीं, सेनापति से बोला होगा कोई सैनिक कि आक्रमण करेंगे कि नहीं। एक दिन ये महाराज चले कौन, मोहम्मद बिन तुगलक पहुंचे किसके पास, पहुंच गए ईरान के मेन आदमी के पास। बोले हाय कैसे हो, बढ़िया है, और सब कुछ हाथ वाथ मिला लिए, दोस्ती हो गई इन दोनों की। अब आक्रमण हुआ ही नहीं। अब सेना वाले परेशान, बोले कि ऐसा है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड छोड़ी है केवल लड़ने के लिए, और मुझे अब लड़ना है तो लड़ना है, क्या कुछ भी करो, अब मुझे लड़ाई करनी है, क्योंकि अब मेरे जीने का भी कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ दी है। ठीक है, तो लड़ाई तो करने जाऊंगा, चाहे जहां जाऊं मैं लड़ाई करने, चाहे जहां भेजो। तो ऐसा लग रहा था कि राजा के ही ऊपर आक्रमण न कर दे कहीं सैनिक। तो राजा होशियार आदमी, बोला ऐसा है कि बहुत लड़ने का शौक लगा बाबू ना, तो तुम एक काम करो, तुम पहली फुर्सत में निकल जाओ कहाँ, हिमालय। हिमालय निकलो, इसके बाद हिमालय निकलने के बाद कराचील नाम का एक जगह पड़ेगी, वहीं आक्रमण करना है। बोले ठीक है, चल दिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साला ये मरवाने के चक्कर में है, ये जो राजा है एकदम मरवाने के चक्कर में है, कहो ना कहो ये मरवाने के चक्कर में है। खुद नहीं गया, केवल अपनी सेनाओं को भेजा लड़ने के लिए। बहुत शौक लगी लड़ने की, जा लड़, इतना देर से परेशान था ना लड़ने के लिए, तो जा ना लड़। तो कह रहा था गर्लफ्रेंड तेरी छोड़ दी है तो मैं जी की क्या करूंगा, तो जाओ अब लड़। तो क्या हुआ कि कुछ लोग कह रहे थे कि राजा हैं भाई, सही कह रहे हैं, जाना चाहिए हमें लड़ने, और कुछ लोग कह रहे थे कि अरे वो मरवाने के चक्कर में भेज दिया मुझे, ऐसी नौकरी को धिक्कार है, छोड़ दूं मैं नौकरी वोकरी, है ना। जिनके बीवी बच्चे थे तो वो तो बोल रहे थे भाई कि बीवी तो हमारी कहीं छोड़ के जा नहीं सकती, तो कम से कम उसके पास मैं पहुंच जाऊं। गर्लफ्रेंड वाले बोल रहे थे कि भाई एक काम करो कि अब तो गर्लफ्रेंड छूट ही गई है, लड़ ही लेते हैं, है ना। तो ऐसे में गर्लफ्रेंड वाले और जो बीवी वाले थे दोनों आपस में ही लड़ गए। जो आपस में लड़ गए तो क्या हुआ, दोनों मरेंगे, दो में से एक तो कोई मरेगा, तो आपस में ही ये लड़ मर गए। और कुछ सेना वहां पहुंची तो ठंड की वजह से मर गई। अब बताओ कितना कमाल का व्यक्ति था ये आदमी कि अपनी ही सैनिक को मरवा दिया, सेना को मरवा दिया। ऐसे ऐसे तो राजा पड़े हुए हैं। अब बताइए इसके अंदर कितनी योग्यता है भाई, बताओ ना कितनी योग्यता है। आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो तुगलक वंश का जो शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, इसने जो 4-5 काम किए, करता तो ये काम ही था, कर्म करता था बेचारा, लेकिन वो कांड हो जाता था। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है आपको नेक्स्ट क्लास में देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।